एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है एंड वाइस वर्सा, तो इस मैरिज को सेक्रीमेंट माना जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या कोई स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होगा इस पे? where two individual of any sect, any caste can come and be in a process of legal wedding. Okay. And this legal wedding gives them the right which are guaranteed under the constitution as well as under the special marriage act. वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अकॉर्डिंग उनके राइट्स, उनके फर्दर जो फैमिली बॉन्डिंग्स हैं वो डेवलप होते हैं और उससे एक लीगल सैंटिटी आती है दो कपल्स के बीच में। मान लीजिए अगर कोई हस्बैंड है और अपनी वाइफ की एडल्ट्री के बेसिस पे अगर वो डिवोर्स लेना चाहे तो क्या वो ले सकता है? और अगर वो डिवोर्स लेता है तो क्या उसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? किसी वाइफ ने अगर एडल्ट्रस रिलेशन में रही है तो कितना एविडेंस प्रूव हुआ है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, उसकी सोर्स ऑफ एजुकेशन क्या है, उसको एनालाइज करते हुए कोर्ट जो है मेंटेनेंस बांधती है, रिलीफ देती है या नहीं देती है। लेकिन इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस इफ ऑन द ग्राउंड द एडल्ट्री हैज बीन प्रूव्ड एंड द डिवोर्स डिक्री हैज बीन पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, चांसेस ऑफ गेटिंग मेंटेनेंस इज वेरी मिनिमल। अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसपे सबका इक्वल हक है, अब उसको उन्होंने इस तरह से बहू के नाम पे कर दिया, सेल डीड बनवा ली, रजिस्ट्री बना लिया, म्यूटेशन करा लिया, तो इन दैट सिचुएशन क्या जो विधवा बहू है या बाकी के जो बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं? तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले उनको एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए। लीगल नोटिस के बाद अगर उनके फादर इन लॉ नहीं मान रहे या एनी ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ इशू, देन इवेंचुअली उनको एक डिक्लेरेशन का सूट होता है जिसमें वो उस चीज के हकदार है या नहीं है कोर्ट डिसाइड कर देता है। उसके साथ ही साथ वो एक पार्टीशन का सूट डालें एंड इवेंचुअली पार्टीशन सूट में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हिस्सा उनका है एंड दे हैव द लीगल राइट। आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहना बहुत कॉमन बात है। अगर मान के चलिए अगर कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में रह रहे हैं और लड़की ने चीट किया, लड़के को पता चल गया और वो उसके संग नहीं रहना चाहता, उसने बोला कि बिकॉज यू हैव चीटेड मी, अब मैं आपके संग शादी नहीं करना चाहता, तो क्या इन दैट सिचुएशन लड़की लड़के को रेप एलिगेशन में फंसा सकती है? और अगर फंसा सकती है तो उसके पास क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कुछ जरिया है? सोनम रघुवंशी अभी तो फिलहाल जेल में है, कल को वो कोर्ट उसे सजा देती है और वो सजा काट के अगर बाहर आ जाती है तो क्या वो अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी की प्रॉपर्टी और अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे हक जमा सकती है? वत्सल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ मानव जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट्स एन ऑनर कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं। बिकॉज मैंने ऑलरेडी देखा है क्योंकि हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं इंटरेक्ट करने, लीगल टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करना चाहता, बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, लीगल अवेयरनेस इज द नीड ऑफ आवर। एब्सोल्युटली। है ना? तो लीगल चर्चाएं बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी सोसाइटी को इवॉल्व करने के लिए, उसके सिटीजन को एम्पावर करने के लिए और उसके सिटीजनरी को एम्पावर करने के लिए। इट इज़ द बेडरॉक फॉर द सोसाइटी, मेरा ये मानना है। Absolutely, sir, and I am completely agree with you, and that is the only reason जब मुझे पता चला आपके बारे में और मेरी टीम ने आपसे कांटेक्ट किया तो आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लॉज को एक्सपर्टीज हैं उसमें, आपकी एक्सपीरियंस्ड है आप उसमें, और अगर आपकी नॉलेज से हमारी ऑडियंस को कुछ बेनिफिट मिलेगा, सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो सर, विदाउट डूइंग एनी डिले, मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे है, आज की डेट में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स अगर देखने को मिल रहा है तो वो आम लोगों की लाइफ में मैरिज से रिलेटेड है। तो पहला सवाल जो मेरा है वो भी मैरिज को ही लेके है। सर, एज वी ऑल नो, हिंदू मैरिज जो है वो एक सेक्रेमेंट माना जाता है, एंड ठीक इसका अपोजिट जो मुस्लिम मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेट्स टेक एन सिचुएशन, अगर एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है एंड वाइस वर्सा, तो इस मैरिज को सेक्रेमेंट माना जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या कोई स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होगा इस पे? बिल्कुल। देखिए, मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ जी, और जी। कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई। एब्सोल्युटली। एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। यहाँ पे स्टेट का कोई धर्म नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। सभी धर्म और पंथ के लोग यहाँ पे रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं अपने घर परिवार के साथ,
सुख और शांति के साथ रहते हैं। बट इसी के साथ हमारे फैमिली लॉज, जैसे सोसाइटी डेवलप करती है, जहां सोसाइटी होती है वहां पे फैमिली बॉन्डिंग डेवलप होती है, वहां पे फैमिली रिलेशंस डेवलप होते हैं। Indian society has always been in welcoming as well as very accepting society since its historical perspective. Okay. और विद द चेंजिंग ट्रेंड्स हमने ये देखा कि बहुत सारे हिंदू एंड मुस्लिम मैरिजेस की लोगों ने, और इसी हिंदू और मुस्लिम मैरिज को सॉलिडिफाई करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन आया। Okay. तो स्पेशल मैरिज एक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट इज नॉट अ सेक्रेसेंट, स्पेशल मैरिज एक्ट इज अ स्पेशल प्रोविजन अंडर द रूल ऑफ लॉ where two individual of any sect, any caste can come and be in a process of legal wedding. Okay. And this legal wedding gives them the right which are guaranteed under the constitution as well as under the special marriage act. वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अकॉर्डिंग्स उनके राइट्स, उनके फर्दर जो फैमिली बॉन्डिंग्स हैं वो डेवलप होते हैं, और उससे एक लीगल सैंटिटी आती है दो कपल्स के बीच में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जो ऐसे कपल्स के ऊपर लागू होता है, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल, स्पेशल मैरिज एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। ओके। है ना, वो इसीलिए पास किया गया था कि पीपल ऑफ डिफरेंट बिलीफ एंड रिलीजन एंड कास्ट सेक्ट can get married together and live a peaceful life. And उसको कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, कोई हिंदू मेल है, किसी मुस्लिम फीमेल से लव अफेयरशिप रहता है, रिलेशनशिप रहती है, एंड इवेंचुअली दे वांट टू गेट मैरिड, तो उसके लिए लीगल सैंटिटी प्रोवाइड की गई है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। ओके। और कोई, आप मान के चलिए कि दो इंडिविजुअल्स हैं, मैरिज करना चाहते हैं, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि ऐसी चीजें हो। एब्सोल्युटली। जिसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशियो रीजनल इश्यूज रहते हैं। वी विल नॉट गेट ऑन टू दैट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली दे हैव द राइट कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपनी मैरिज कर सकते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके सर। सो अब मैरिज से रिलेटेड ही मेरा अगला सवाल है। आज की डेट में जो अडल्ट्री है वो बहुत कॉमन होते जा रहा है, या तो हम इसे कॉमन कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि अब ज्यादा खुल के सामने चीजें आने लगी है। तो मान लीजिए अगर कोई हस्बैंड है और अपनी वाइफ की अडल्ट्री के बेसिस पे अगर वो डिवोर्स लेना चाहे तो क्या वो ले सकता है, और अगर वो डिवोर्स लेता है तो क्या उसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? ठीक है, देखिए इसमें दो सेट ऑफ क्वेश्चन है कि क्या एडल्ट्री के बेसिस पे डिवोर्स हो सकता है। तो उसका क्लियर कट आंसर है यस। लेकिन उसको अगेन मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देता हूं कि अंडर सेक्शन 497 इंडियन पिनल कोड एडल्ट्री पहले एक क्रिमिनल एक्ट था। ओके। अगर कोई इंडिविजुअल एडल्ट्री करते पाया गया तो उसको सजा हो सकती थी, मतलब उनको जेल भी भेजा जा सकता था। अब आफ्टर द श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद एडल्ट्री इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, लेकिन इट इज अ सिविल लाइबिलिटी। तो इफ एनी इंडिविजुअल is finding his bride or a groom involved in an adulterous relation with XYZ, then that itself creates a very solid ground for divorce. So adultery is an important ground for divorce. इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात मेंटेनेंस की, इसका आंसर मैं यस या नो में दूंगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो क्लियर कट आंसर्स में नहीं चलता है कि अगर कोई एडल्ट्रेस पाया गया तो उसको नहीं मिलेगा। उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 कि प्रूफ ऑफ एलिमेंट कितना है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, किसी वाइफ ने अगर एडल्ट्रस रिलेशन में रही है तो कितना एविडेंस प्रूव हुआ है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, उसकी सोर्स ऑफ एजुकेशन क्या है, उसको एनालाइज करते हुए कोर्ट जो है मेंटेनेंस बांधती है, रिलीफ देती है या नहीं देती है। लेकिन इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस
if on the ground the adultery has been proved and the divorce decree has been passed by the honorable court, chances of getting maintenance is very minimal. चांसेस ऑफ गेटिंग मेंटेनेंस इज वेरी मिनिमल। इसको मैं किस तरह से समझूं? क्या उनको जो मेंटेनेंस है वो कम चांसेस है मिलने का, या जो अमाउंट एक्सपेक्टेड नहीं। वुमेन करती है उस अमाउंट को एज पर एक्सपेक्टेड अमाउंट नहीं मिलेगा? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ उनको मेंटेनेंस मिलने के चांसेस ऐसे में कम हो जाते कम है। 100% डिनाबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि वो उसको कंटेस्ट कर सकती है कोर्ट में जाके, एंड कोर्ट भी मल्टीपल पैरामीटर्स पे उसको एनालाइज करने के बाद ही डिसाइड करता है कि मेंटेनेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा, मैं जब आपसे पॉडकास्ट के लिए फैमिली इश्यूज के ऊपर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनएयर, तो मैंने कहीं सुना, देखा और पढ़ा कि एडल्ट्री जो है वो प्रूफ करने के लिए कोर्ट अगर किसी ने एक बार फिजिकल रिलेशन बनाया हो शादी से हट के किसी गैर औरत या मर्द के संग, तो कोर्ट उसको एक बार की हुई एडल्ट्री को ग्राउंड नहीं मानते डिवोर्स का। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? नहीं, देखिए वो अगेन मैं जस्ट फॉर द जनरल पब्लिक अवेयरनेस, कोर्ट में थिंग्स डजंट वर्क लाइक ट्रू और फॉल्स की तरह कोर्ट कभी नहीं मेंशन करती। कोर्ट मेंशन हमेशा वर्किंग होती है, जो भी जुडिशियल वर्किंग होती है, इट इज मेजरली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, राइट। अगर क्लियर कट ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे किसी हस्बैंड ने किसी वाइफ को एडल्टरस रिलेशन में पाया, उसकी फोटोग्राफ्स हैं उसके पास, उसके होटल बिल्स हैं या होटल्स के कुछ प्रूफ्स हैं, तो दिस इटसेल्फ शोकेस कि वो एडल्टरस रिलेशन में थी। तो आई डोंट फाइंड कि ऐसा एक टाइम था या 2 टाइम था, ऐसा कोई ये डिफाइंड रूल नहीं है। डिफाइंड नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ओके, वात्सल्य जी, जो मेरा अगला सवाल है वो भी फैमिली से ही रिलेटेड है। मान के चलिए अगर किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो क्या उसका और उसके बच्चों का हक बनता है ससुराल की प्रॉपर्टी में या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में? बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 सेट ऑफ एलिमेंट है, हमें समझना पड़ेगा कि नंबर 1 इज द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अपने जीवन काल में उस हस्बैंड ने जो प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है, उस पे उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है। ठीक है। दूसरी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो हमारा लॉ करता है वो कोपार्निकस राइट्स की बात करता है। ठीक है। एंड वाइफ एज वेल एज उनके बच्चे लेवल 1 के लीगल हायर्स कहलाते हैं, तो जिसपे उनका कंप्लीट राइट है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सूट ऑफ डिक्लेरेशन डाल सकते हैं, साथ ही साथ वो पार्टीशन सूट डाल सकते हैं, जिसमें उनको कोर्ट में रेमेडी मिलेगी। लेकिन हमें टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जरूर समझनी है कि वो सेल्फ एक्वायर्ड है कि एंसेस्ट्रल है। उस हिसाब से हम जो लीगल रेमेडीज को डिजाइन करके, बट ऑन द वेरी बीइंग वेरी क्रिस्टल क्लियर, यस दे हैव द राइट। ओके सर, इसी पे थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। जैसे आपने बोला सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम आज के समाज में देखते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो लोग रहते ही हैं, बिकॉज न्यूट्रल फैमिलीज है, सब अपनी अपनी फैमिलीज में रहते हैं। बट अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है और जो फादर इन लॉ है वो प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता अपनी विधवा बहू को या उसके बच्चों को। अब इससे बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी के घर में 4 बेटे हैं और उन्हें एक सबसे ज्यादा प्यारा है, तो उन्होंने क्या किया, विधवा बहू को नहीं देना, बाकी 2 बच्चों को नहीं देना, 3 बच्चों को नहीं देना, सिर्फ एक बच्चे को प्रॉपर्टी देनी है। तो आज की डेट में जो कॉमनली वो भी लॉयर्स के पास जाते हैं और लॉयर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आप अपनी बहू को बेच दीजिए। आप एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए जिसमें सेल डीड बनवा लीजिए कि मैंने अपनी ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, गांव के खेत हो गए या जमीन हो गई या लैंड हो गया, कुछ भी, मैंने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए में अपनी एक बहू को बेच दिया। और वो रजिस्ट्री भी करा लेते हैं, वो म्यूटेशन भी करा लेते हैं। तो अब एक बात बताइए, अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसपे सबका इक्वल हक है, अब उसको उन्होंने इस तरह से बहू के नाम पे कर दिया, सेल डीड बनवा ली, रजिस्ट्री बना लिया, म्यूटेशन करा लिया, तो इन दैट सिचुएशन
क्या जो विधवा बहू है या बाकी के जो बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल। इन दी वेरी फर्स्ट इंस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि दे हैव टू सेट ऑफ रेमेडीज। नंबर वन, मैं आपको अगर आप बिल्कुल ही रियल टाइम बताऊं तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले उनको एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए। लीगल नोटिस के बाद अगर उनके फादर इन लॉ नहीं मान रहे या एनी ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ इशू, देन इवेंचुअली उनको एक डिक्लेरेशन का सूट होता है जिसमें वो उस चीज के हकदार हैं या नहीं है कोर्ट डिसाइड कर देता है। उसके साथ ही साथ वो एक पार्टीशन का सूट डालें एंड इवेंचुअली पार्टीशन सूट में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हिस्सा उनका है एंड दे हैव द लीगल राइट। तो अगर लीगल राइट है उसमें मिलने में अवेल करने में कुछ टाइम लग सकता है, कोर्ट के प्रोसेस में थोड़ा डिले हो सकता है, बट दिस इज फॉर श्योर दैट इफ दे हैव द राइट एंड इट इज एन इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दे विल बी गेटिंग इट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 4 भाई हैं, एक भाई के नाम पे प्रॉपर्टी है उसकी वाइफ के नाम पे, तो क्या तीनों को अलग अलग केस करना चाहिए या एक केस से ही सोल्यूशन मिल जाएगा? केस से, लेकिन उनको साथ में पार्टी बनना बनता है। ओके। हाँ, वो साथ में आके कॉमन पिटीशन डालेंगे कि किस तरीके से क्या डिक्लेरेशन हो रहा है, क्या पार्टीशन सूट हो रहा है, देन इवेंचुअली कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेके और डिसाइड करता है कोर्ट। और अगर तीनों अलग अलग केस करना चाहें तो is it इंडिविजुअली possible? दे आल्सो हैव द राइट, लेकिन करता ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो एज पर यू आपकी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंगली कॉमन पार्टी बन के केस करना ज्यादा बेनिफिशियल है या इंडिविजुअली केस करना? देखिए, एक्चुअली जो सिविल मैटर ऑफ केसेस होते हैं, ठीक है, उसमें कोशिश करना चाहिए जितनी पार्टी संगठित होके यूनाइट होके किसी पिटीशन को डालें तो उसको डिस्पोज ऑफ करना जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट के लिए बहुत इजी रहता है। ओके, ठीक है। सो इसी फैमिली इश्यूज से रिलेटेड एक अगला सवाल और आ गया मेरे दिमाग में। ये थोड़ा सा इस तरह का केस है जो इसको किस तरह से कह सकते हैं हम, ये थोड़ा सा डिस्प्यूट सवाल भी हो सकता है, ऐसा सवाल भी हो सकता है जो लोगों को पसंद ना आए, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट लीगल क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं तो इसीलिए हमें ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है। आज एक बहुत बहुचर्चित केस चल रहा है समाज में, सोनम रघुवंशी और आगज्जा रघुवंशी का। हमने ये देखा है कि मर्डर हो गए या बहुत सारे केसेस हो गए, इसमें किसी भी केस में अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है तो फांसी नहीं होती। अब अगर हम इसी केस का एग्जाम्पल लें, सोनम रघुवंशी अभी तो फिलहाल जेल में है, कल को वो कोर्ट उसे सजा देती है और वो सजा काट के अगर बाहर आ जाती है तो क्या वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी, राजा रघुवंशी की प्रॉपर्टी और अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे हक जमा सकती है? क्या उसका लीगल राइट है उसके पास? बिल्कुल। देखिए, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है एंड द नीड ऑफ द आवर क्वेश्चन है। बहुत ही ऑडियंस को भी जानना होगा कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में प्रॉपर्टी लॉ में क्या कहता है। एग्जैक्टली। इसके भी 2 सेट हैं। नंबर 1 सेट कि क्या हस्बैंड की प्रॉपर्टी में जिस अक्यूज्ड ने हस्बैंड का मर्डर किया उसका राइट बनता है? द क्लियर आंसर इज नो। अच्छा। द लॉ स्टेट्स दैट कि उनका उसका कोई अधिकार नहीं है। Okay. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड एलिमेंट कि क्या उसके फादर या मदर की प्रॉपर्टी में उसका राइट है? द आंसर इज यस। ओके। राइट, बिकॉज शी हैज नॉट बीन कन्विक्टेड of any kind of offense against the father and mother. She is definitely having the right on his or her property. लेकिन हाँ, उसके हस्बैंड के ऊपर जो चार्जेस उसके ऊपर लग रहे हैं, अगर वो प्रूव होता है, वो ट्रायल कंप्लीट होता है, वो सजा काटती है, तो उसके बाद उसका कोई भी राइट नहीं है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे। ओके। तो और अगर मान लीजिए वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम करती है तो क्या फादर कोर्ट में या उसके जो भाई हैं वो कोर्ट में इस केस को लेके नहीं जा सकते कि इस रीजन की वजह से वी डोंट वांट टू गिव? डेफिनेट, देखिए, मतलब देयर नॉट पॉइंटिंग टू एनी वन इंडिविजुअल इटसेल्फ, आप एक पर्टिकुलर का नाम ले रहे हो, लेकिन मतलब मेकिंग अ जनरल लीगल स्टेटमेंट आउट ऑफ इट। ऐसी सिचुएशंस में जो अगर उनके परिवार वाले चाहते हैं कि हमारी कोई प्रॉपर्टी ना चाहें तो वो विल कर सकते हैं अपने किसी और फैमिली मेंबर के नाम। अभी तो मतलब इज टॉकिंग नॉट स्पेसिफिकली टू दिस पर्टिकुलर केस, लेकिन अगर हम इस केस का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि अभी ट्रायल होगा, सजा होगी, सजा काटेंगे, तो बहुत टाइम है। तो ये तो फैमिली मेंबर्स के पास पूरा राइट रहता है, वो रजिस्टर्ड विल कर सकते हैं, देन वो रजिस्टर्ड विल कैन नॉट बी चैलेंज्ड।
बट स्टिल सर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो हक बनता ही ना, जैसे अभी आपने बताया बच्चों का राइट बनता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, बिल्कुल तो बनता है। सेम एज वो हाँ, लड़की है डेफिनेटली शी, हाँ डेफिनेटली शी, अगर अगर उसमें भी सेल्फ, अगर फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो विल कर सकते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली शी विल बी हैविंग अ राइट। ओके हाँ। ओके। अब थोड़ा सा इस कन्वर्सेशन को हम आगे लेके जाते हैं, और आजकल जो हमारे यूथ, जो हमारी जो यंग जनरेशन है, उनका समाज में जिस तरह से रहना है, उठना है, बैठना है, जिस कल्चर में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, और उनके सामने किस किस तरह की समस्याएं आ रही है, उसके ऊपर कुछ सवाल है मेरे आपसे। अ, आजकल जो बहुत कॉमनली देखा गया है, सोसाइटी के हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, लेकिन यंग जनरेशन लव इट। आपने देखा होगा आजकल वन नाइट स्टैंड बहुत कॉमन है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें, लोग क्या करते हैं, क्लब्स में जाते हैं, डेटिंग एप्स है लाइक टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, और देयर आर मल्टीपल डेटिंग एप्स जिसके थ्रू वो पार्टनर्स ढूंढते हैं, उनसे टच में आते हैं, और वो कहीं भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग टू क्लब, दे आर गोइंग टू डेटिंग, और एक म्यूचुअल कंसेंट होता है, एंड दे डिसाइडेड टू डू वन नाइट स्टैंड। वो कोई भी होटल बुक करते हैं, वहाँ चले जाते हैं, या किसी भी अपने प्राइवेट रूम पे जाते हैं, और वहाँ पे दे हैव फिजिकल रिलेशन, वो सेक्सुअल अपना जो भी है उसमें आ जाते हैं। अब द क्वेश्चन इज, अगर म्यूचुअली लड़का लड़की किसी होटल में गए हैं या फिजिकल हुए हैं, और उसके बाद लड़की बोल देती है कि नहीं, मेरा कंसेंट नहीं था इसमें, और इन्होंने मेरा रेप किया है, तो इन दैट सिचुएशन ये रेप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए, इसके कुछ कुछ टेक्निकल पहलू हैं जो कि हमें हम्म। समझना पड़ेगा। सेक्शन 375 जो है वो रेप को डिफाइन करता है, एंड रेप के केसेस में कंसेंट एक बहुत बड़ी चीज है कि क्या ए और बी के बीच में किसी भी फिजिकल एक्ट के बीच कंसेंट था कि नहीं था, राइट? जैसे आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि म्यूचुअल था, तो अगर म्यूचुअल था तो देयर हैज बीन अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। किसी के आगे ऊपर अगर कुछ गलत एलिगेशन हो रहा है तो कोई भी अगर ए और बी के बीच में अगर फिजिकल रिलेशन हो रहा है तो उसके एविडेंसेस उस तरीके से होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इस तरीके से होते हैं जो कि प्रूव करते हैं कि दिस इज अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप। सो लेट्स टेक इन सिचुएशन, मान लीजिए लड़का लड़की क्लब में गए, पार्टी करी, डांस किया, ड्रिंक किया, और उसके बाद वो किसी होटल में चले गए। अब यहाँ पे क्या एविडेंस आएगा? मतलब देयर आर मल्टीपल एविडेंसेस, भाई साथ में कहीं जा रहे हैं, हम्म। ठीक है, उसके बाद वो होटल जा रहे हैं, साथ में चेक इन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जैसा एज पर दी स्टेटमेंट कि ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ फिजिकल रिलेशन हो रहा है, एंड देन नेक्स्ट डे लड़की सिंपली, ऐसा हाँ। तो हो नहीं रहा है कि तुरंत निकल के थाने जा रही है ना? अगर तुरंत निकल के थाने जा रही है देन देयर माइट बी कि सबसे पहले मेडिकल होगा, मेडिकल में सारी चीजें प्रूव होंगी कि फोर्सफुल फिजिकल इंटरकोर्स हुआ है, कि देयर हैज बीन नो बॉडीली मार्क व्हिच हैव बीन फाउंड। सर वो लड़की बोल देगी कि मेरे को ड्रिंक में मिला के कुछ पिला दिया था, और मुझे पता नहीं चला, मुझे होश नहीं था, और मेरे संग फिजिकल हो गई। बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ अगर इस तरीके से सिचुएशन हो रही है तो मतलब उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहा होगा। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई लड़की तुरंत, नॉट अबाउट लड़की, कोई XYZ आज मिला टिंडर पे और उसका ये इंटेंशन था, उसके साथ कुछ गलत हुआ, उस तुरंत थाने पहुंच गई। अगर उसका ऐसा कोई मोडस ऑपरेंडी है कि वो ऐसे करती है तो उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा, तो जिसके ऊपर एलिगेशन हो रहा है उसको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, देन एंटिसिपेटरी बेल के लिए हो जाना पड़ेगा, राइट? इन दी वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस ये होता है कि दो लोग कभी, जो दुनिया में कभी किसी को नहीं जानते, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, वो किसी भी नोबल प्रोफेशन में है, वो मिले, उनके साथ फिजिकल एनकाउंटर हो गया, है ना, एंड इवेंचुअली अ विक्टिम और यू कैन से एनी इंडिविजुअल्स डायरेक्टली गोज टू अ पुलिस स्टेशन। अगर कुछ भी विच इज बियॉन्ड लॉ तो उसके पीछे आदमी प्लान करता है, और उसी प्लानिंग में ही लैकुना निकलते हैं, और उन्हीं को हम लोग पास आउट करके
अगर गलत स्टेटमेंट दे रहा है या गलत एफआईआर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी फिर पिनल एक्शन लिया जाता है। बट दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ना सर। बट Definitely. उससे पहले कि तो वो लड़का गिरफ्तार हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ये वही मैं कह रहा हूँ ना, ये मिसकंसेप्शन गिरफ्तार हो जाएगा। देयर आर रेमेडीज व्हिच आर इन्वॉल्वड। एन इंडिविजुअल कैन गो एंड अप्रोच द कोर्ट फॉर द एंटीसिपेटरी बिल। सो मेरा अगला सवाल है, वो भी हमारी जो जेनजी है उनकी लाइफ से रिलेटेड है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहना बहुत कॉमन बात है। अगर मान के चलिए, अगर कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में रह रहे हैं और लड़की ने चीट किया, लड़के को पता चल गया और वो उसके संग नहीं रहना चाहता, उसने बोला कि बिकॉज यू हैव चीटेड मी, अब मैं आपके संग शादी नहीं करना चाहता, तो क्या इन दैट सिचुएशन लड़की लड़के को रेप एलिगेशन में फंसा सकती है? और अगर फंसा सकती है तो उसके पास क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कुछ जरिया है? बिल्कुल, देखिए हम ऐसे चेंजिंग ट्रेंड्स देख रहे हैं जहाँ पे फॉल्स रेप एलिगेशंस लग रहे हैं मेल्स के ऊपर, ठीक है। तो नंबर वन, इसीलिए ऐसे कन्वर्सेशन, ऐसे टॉक्स ज़रूरी होते हैं क्योंकि सोसाइटी में लीगल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जी। राइट। जैसे मैं कुछ आपको टूल्स बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि हमारी रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इवेंचुअली ब्रेकअप हो सकता है, तो आप कुछ डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट करिए। अगर कोई आदमी आपको धमका रहा है तो उसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके रखिए। राइट। एंड मैं आपको ये फ्रैंकली बता रहा हूँ, एट दिस डे एंड एज ऐसा नहीं होता है कि कोई लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, कोई फीमेल अगर आपको धमका रही है और तुरंत वो किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देती है तो पूरी पुलिस आके आपको अरेस्ट कर लेती है, ऐसा नहीं है। अच्छा। आपको कॉल किया जाएगा, अगर आपको ये लग रहा है कि वो गलत तरीके से आपको फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट अप्रोच करिए डायरेक्टली। ऐसे टाइम पे एक प्रोफेशनल लीगल गाइडेंस लीजिए, वो आपको बताएंगे व्हाट आर दी प्रोसेस। जैसे हम डायरेक्ट एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। ठीक है। एंड कोर्ट्स आर सो मच सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस, एज वेल एज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉज भी इवॉल्व कर गए हैं। अच्छा। कोर्ट्स को भी पता है किस तरीके से इन लॉज का मिसयूज किया जा रहा है, लेकिन उसको किस टाइम पे और कितने प्रोएक्टिवली रखना है वो आपकी समझ होनी चाहिए। सो अगर आपको लाइफ में, नॉट दिस इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फैमिली लॉ, एनीथिंग इन लाइफ जनरली, अगर आपको लग रहा है कि कुछ खराब हो रहा है, तो आज के डे एंड एज में जहां हम एआई की बात कर रहे हैं, जहां हम जेनआई की बात कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट करना चाहिए। इवेंचुअली अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं या आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स उसको टेस्टिफाई कर पा रहे हैं, I am very much confident if you are right and you are just, there are legal remedies and courts will be protecting you. ओके। सो अगर मैं आम जनता को इसमें समझाना चाहूँ तो आई बिलीव कि अगर आप रिलेशनशिप में रह रहे हो, फिजिकल रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो आप इतने समझदार हैं कि आपको पता है रिलेशन क्या होता है। और अगर आप इतने समझदार हैं, देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। आपको एविडेंसेस तो रखने चाहिए। आई मीन यू नीड टू हैव सम डिजिटल और किसी भी तरह का एविडेंस कि एटलीस्ट अगर कल को कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं होती तो एटलीस्ट यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ। सो एविडेंसेस जरूर रखें, डजंट मैटर आप रिलेशनशिप में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में है या कैसे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बिल्कुल। ओके। ओके सर, इसी से रिलेटेड मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ये इसी से रिलेटेड है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि अगर आपके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगता है तो आप एक अच्छे लॉयर के पास जाएं, आप उनसे सलाह लें और सलाह लेने के बाद लेट्स योर लॉयर हैंडल द सिचुएशन, आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अब इस पीरियड में मान लीजिए जब लॉयर जो है वो एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहे हैं, क्या इस पीरियड में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है? क्योंकि वो तो समय तो लगता है मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ। देयर आर टू सेट ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली अप्रोच करें, उनको बेल ग्रांट हो जाएगी। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनके पास, पुलिस के पास तो इमीडिएट राइट है अरेस्ट करने का। लेकिन ऐसे केसेस में जैसे आप बता रहे हो, अगर पुलिस कंप्लेन हो रही है तो जो एक्यूज्ड है उसके पास भी रेमेडी है, वो डायरेक्टली एक प्रोफेशनल लीगल एडवाइस ले, एंटीसिपेटरी बेल के लिया जाए। एंटीसिपेटरी बेल कैन बी खासकर इंटरिम प्रोटेक्शन तो
बहुत ही जल्दी विद इन द स्पैन ऑफ 24 आवर्स और 36 आवर्स ग्रांट हो जाता है, राइट? Okay. तो लोगों को पता होना चाहिए कि एंटिसिपेटरी बिल में भी इंटरिम एप्लीकेशन होती है फॉर इंटरिम अरेस्ट फ्रॉम द स्टे। तो अगर वो ग्रांट हो जा रहा है उसके बाद एंटिसिपेटरी प्रोसेस में अगर कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग भी रहा है तो भी अरेस्ट के उसके ऊपर जो एक एप्रीहेंशन है वो हट जाते हैं। ओके। बिल्कुल। तो जिस तरह से इन केसेस में होता है, डाउरी भी एक ऐसा चीज है जो समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर डाउरी से रिलेटेड केसेस लगते हैं तो उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिसयूज ऑफ द डाउरी लॉज एंड एब्सोल्युटली राइट। देखिए, नो डाउट इसके इंस्टेंसेस बहुत बड़े हैं कि वाइफ्स आर सम टाइम मिस यूजिंग द डाउरी लॉज, पूरे घर को बुक कर देते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड नहीं, उसके फर्दर रिलेटिव्स, माँ बाप, भाई, जीजा बहन बुआ हाँ, सबको, जो जो लड़की को देखने आया था बिल्कुल, सबका नाम ले बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। तो इवेंचुअली जो हमारा अभी जुडिशियल सिस्टम है, देयर आर वेज आउट ऑफ इट। अगर एफआईआर होती है ऐसे केसेस में, फॉर एग्जांपल कंप्लेन होती है, तो कंप्लेन के बाद तुरंत एफआईआर नहीं रजिस्टर होती है, पहले मीडिएशन के लिए बुलाया जाता है। जब मीडिएशंस फेल हो जाते हैं तब जाके एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एंड एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद भी देयर आर प्रोसेस ऑफ टेकिंग बेल, और वो ट्रायल में कोऑपरेट करें, अपना एविडेंसेस दें, और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अगर उनके पास एविडेंसेस हैं और कोऑपरेट करते हैं ट्रायल में तो एक्विटल होता है। ओके। देखिए, अगेन मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ना लाइफ देयर कैन बी मल्टीपल एडवर्सरीज, बट हाउ prudently we are fighting those adversaries is only through a good legal awareness. इसकी कोई गारंटी नहीं कर सकता कि फॉल्स एलिगेशंस नहीं लग सकते, फॉल्स एलिगेशन लग सकते हैं, लेकिन उन फॉल्स एलिगेशंस को हमको कैसे एक राइट लीगल गाइडेंस से केटर आउट करना है, वो एक प्रॉपर लीगल अवेयरनेस रखो अपने पास, थोड़ा प्रोएक्टिव रहो, अपने पीयर ग्रुप्स पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने लॉयर्स पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप सही हो देन आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं गलत हो सकता। So now we are at the end of our podcast, और यहाँ पे मैंने एक सेशन रखा है जिसका नाम मैंने रखा है फाइनल 5, जिसमें मुझे लगता है ये 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी ऐसा ही लगेगा। तो इस फाइनल 5 में जो मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके संग कुछ भी होता है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा है या केस लगा है, देन द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज अप्रोच अ लॉयर, क्योंकि आपको वही बचा सकते हैं इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी हम लॉयर्स की बात करते हैं तो हम सुनते हैं कोई क्रिमिनल लॉयर है, कोई डिफेंस लॉयर है, कोई कॉर्पोरेट लॉयर है। सो लॉयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है। एंड और अगर एक आम इंसान को लीगल प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे डिसाइड करे कि मुझे किस लॉयर को अप्रोच करना है? देखिए, वैरायटी ऑफ लॉयर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं बता दूं, कई लोग सिविल साइड के केसेस देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के देखते हैं, कुछ स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी फैमिली के देखते हैं, कुछ क्रिमिनल के देखते हैं, कुछ स्पेशलाइज क्रिमिनल एक्ट के देखते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल पीएमएलए मैटर्स या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मैटर्स देखते हैं। तो हम लोग को ये मिसकंसेप्शन हटाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जिस भी लॉयर पर ट्रस्ट हो रहा है उसके पास जाइए, अपनी बात डिस्कस करिए। अगर वो जेन्युइन लॉयर होगा और उसकी उस एरिया में एक्सपीरियंस रहा होगा तो या तो वो खुद गाइड करेगा या वो किसी अपना बैचमेट या अपने सीनियर्स के पास रिकमेंड करेगा। लेकिन हैविंग अ गुड कंपनी ऑफ अ लॉयर इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन मैं तो मानता हूँ। जब आप लॉ करते हो तो 3 इयर्स या 5 इयर्स में आपको सारे लॉज के बारे में सिखाया जाता है, चाहे आप सिविल लॉ हो, फैमिली लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, या स्पेशल लॉज हो या कॉर्पोरेट लॉ हो। तो जब आप लॉ करके निकलते हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ होती है कि फैमिली लॉ में इस तरीके से गवर्नेंस होती है, साइबर लॉ में इस तरीके से गवर्नेंस होती है। लेकिन विद द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एज लोग मास्टर्स एंड पीएचडी करते हैं, उससे उनका सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है। ओके। तो आप उसमें देख सकते हो कि आपका कई लोग होते हैं जिनकी एक्सपर्टाइज सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ की रहती है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, उन्होंने मास्टर्स और पीएचडी उसी में किया रहता है, तो मतलब वो कॉर्पोरेट के एक्सपर्ट हैं। लेकिन प्राइमरी प्रिसाई अगर आप उनको जानते हैं तो बेसिक लीगल गाइडेंस तो ले ही सकते हैं उनसे जाके, अगर आप इन अ केस ऑफ डिस्ट्रेस हो। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ लॉयर्स जो कि
who are well qualified, वो करते हैं गाइड। अगर उनके पास उसकी सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्टाइज नहीं होती तो अपने बैचमेट को रिकमेंड करते हैं या अपने किसी सीनियर को रिकमेंड करते हैं। तो हैविंग अ ट्रस्ट ऑन अ लॉयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Absolutely, absolutely, sir. So now my next question is, ये सवाल ऐसा है, आई मीन वी कैन टेक इट ऑन ए लाइटर नोट, और यू नो क्या ऐसी कोई कंट्री है जहां पे अगर क्रिमिनल जाए तो इंडियन गवर्नमेंट उसका कुछ कर नहीं सकती? नहीं, ऐसी कोई कंट्री नहीं है। ऐसी कोई कंट्री नहीं? तो क्यों नीरव मोदी, विजय माल्या, इन लोगों को हम ला नहीं सके अभी तक? नहीं, इवेंचुअली मैं आपको बताऊं, ये हम लोग को लगता है कि हम लोग ला नहीं सके। ध्यान रखिए कि यूरोपियन लॉज जो हैं, वो लोग यूरोपियन कंट्रीज में हैं, वहाँ पे लॉज स्ट्रिंजेंट है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी राइट ऑफ द अक्यूज्ड आल्सो, राइट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारे लीगल एक्सपर्टाइज इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, बहुत प्रूडेंटली और बहुत स्पीड अप तरीके से काम हो रहा है। जिन आप बड़े एक्यूज के नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत शांति से बैठे हुए हैं, राइट। तो और हमें भी बहुत चीज़ें प्रैक्टिकली देखनी होती है कि अगर किसी ऑफ दूसरे लैंड में लॉ ऑफ द लैंड में केस चल रहा है, बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं इस बात में कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको प्रोएक्टिवली परस्यू कर रही है, और whoever are the accused who have done anti-national activities will be apprehended and will be getting back over India। अभी फॉर एग्जाम्पल 2008 में हुआ था हमारा 26/11 का अटैक। जी। मुनव्वर राना यूएस में पकड़ा गया। कितने साल लग गए आने में? 17 ईयर्स। एग्जैक्ट। आया ना, 17 साल लग गए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की परसुएशन से विद अ गुड लीगल टीम एंड विद अ गुड एक्विपमेंट, हमारे ऑफिशियल्स को क्रेडिट देना चाहिए कि टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन whoever accused is planning anything which is against the nation will be caught red-handed when and there any place in this globe, and we will bring them back। ग्रेट। सर, एक कॉमन आदमी का सवाल, जो आम आदमी जिसको लॉ, पुलिस, इन सब से बहुत डर लगता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, उसकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, या मान लीजिए वो अपने घर पे बैठा है, अगर पुलिस आती है और फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एनी रीजन अगर पुलिस उसे थप्पड़ मार देती है, या उसे थाने में बंद कर देती है, या कस्टडी में उसकी पिटाई करती है, तो उस आदमी के पास क्या राइट होता है, क्या करना चाहिए उसे? नहीं, अगेन मैं आपको फिर इसमें रिकरेक्ट कर जाऊंगा, ऐसे कोई भी पुलिस अथॉरिटी ऐसे नहीं करती है। सर, आई हैव सीन दीज केसेस। नहीं, कोई ना कोई बैकग्राउंड रहा होगा ना मैं उसका। आपको बताता हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा था, एक घर था, उसका लेंटर पड़ रहा था। तो पुलिस वाले आए और उन्होंने ड्यू टू XYZ रीजन जो लेंटर डाल रहे थे, उन मजदूरों के मालिक को बुलाया। तो उन्होंने जब बुलाया तो वो मालिक था नहीं, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, इस घर का मालिक कौन है? तो बगल में घर का मालिक था, उसे शायद सुनाई नहीं दिया, या उसने जानबूझ के इग्नोर कर दिया। उसने बुलाया उसे, पुलिस वाले ने, इधर आओ, 1-2 बार बुलाया, और जब वो नहीं आया तो उसने उसे एक चांटा मार दी। ये मेरे सामने की बात है। हो सकता है। देखिए, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, हम लोग जिस सिस्टम में रहते हैं, देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी कॉइन, ठीक है। There are good cops, there are bad cops, there are good lawyers, there are bad lawyers, there are good doctors, there are bad doctors। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपने ये बहुत कॉमनली देखा होगा, रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक चालान कट जाता है, कोई व्यक्ति अपना फोन निकाल कर रिकॉर्ड करता है कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं मेरे ऑनलाइन पड़े हुए हैं, आप चेक कर लीजिए। दे स्टार्टेड बीटिंग और नहीं, तो अब्यूजिंग। अगर ऐसा करते हैं तो आप उसको एस्केलेट करिए, आप रिटन कंप्लेन करिए। वो भी तो पुलिस स्टेशन में ही जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस स्टेशन में जाएगी, पुलिस स्टेशन वाला ने सोचा, आप डीसीपी के पास जाइए, एसीपी के पास जाइए, कमिश्नर के पास जाइए, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए अप टू द चीफ सेक्रेटरी लेवल, अप टू द चीफ मिनिस्टर लेवल, और वो रिप्रेजेंटेशन पे काम ना हो रहा तो आप डायरेक्टली हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ओके। लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? आई एम नॉट सेइंग कि हमारा सिस्टम वेल प्रूव्ड है, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हो। नो वन हैज द राइट टू इलीगली थ्रेटन, बीट और मोलेस्ट एनी इंडिविजुअल। अगर कर रहे हैं तो आप उनको काउंटर करिए, लेकिन अगर आपको रेमेडी चाहिए तो आपको पेशेंस रख के पैरवी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ वीडियो बना के ट्विटर पे डाल दिया,
आपको उसको अप्रोप्रिएट फोरम पे रिटन फॉर्मेट पे लेके जाइए, उनके सीनियर ऑफिशियल्स को रिटन कन्वर्सेशन करिए, अप टू दी टॉप लेवल आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए। रिप्रेजेंटेशन पे नहीं हो रहा है तो आप उस रिप्रेजेंटेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। इतने स्ट्रिंजेंट और इतनी ब्यूटीफुल कंट्री में हम लोग रहते हैं जहां पे रूल्स एंड प्रोसेसेस आर वेल डिफाइंड अप टू द कॉमन सिटीजन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी। बट हमारा पेशेंस और हमारी सेल्फ बिलीव जो है वो जरूर होनी चाहिए। आम आदमी रोजी रोटी कमाए या पेशेंस रखे, होता है। ये नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको ये बता रहा सवाल हूँ, है। इफ यू वांट टू सीक जस्टिस तो हमें आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बनना पड़ता है, क्योंकि यही जो छोटे माइलस्टोन्स होते हैं यही सिग्निफिकेंट लॉ और लॉ जो स्टूडेंट्स और हमारे कंट्री को बढ़ाते हैं। बहुत सारे केसेस में मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, बंच एंड बंच ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स को टर्मिनेट किया गया है कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके, क्योंकि दे वेंट ओवर देयर पावर। लेकिन हाँ, फाइट करना पड़ता है। फाइट कर और अपने जो आप हम के लिए जो लड़ना हम पड़ेगा। कंट्री बनाने की बात करते हैं वो ऐसे नहीं बनती है। हर एक व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है, तभी जाके कंट्री इवॉल्व करती है। ऐसा नहीं उन्हीं उन्हीं पुलिस ऑफिशियल्स जिनके अगेंस्ट जो टर्मिनेट हुए या पुलिस कस्टडी में भेजे गए, तो एक सेंस ऑफ कॉमन रिलीफ आती है। हाँ, तो वन डे जस्टिस नहीं होना चाहिए, मैं तो ये मानता भी नहीं हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर एक बहुत सारी एक एक ये बात भी बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती है कि पुलिस जो है वो इंटेरोगेशन करके कुछ भी कन्फेस करवा लेती है किसी अक्यूज्ड से, तो इस सिचुएशन में वो क्या करे? देखिए, पुलिस के सामने का कन्फेशन जो है वो वैसे भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, अच्छा। है ना? तो दिस इज अ स्टेटेड लॉ और सबको पता है कोर्ट में, है ना? तो अगर पुलिस थर्ड डिग्री दे रही है ना, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो दैट मैटर इटसेल्फ कैन बी एक्सकेलेटेड। उसके बाद एक्यूज के पास उसकी स्वयं रेमेडीज है ना? तो उसके लिए कोई डिस्प्यूट की बात नहीं है। तो सर अगर मान लीजिए पुलिस को दिया हुआ बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, तो उसके बाद भी तो कोर्ट उसको पुलिस रिमांड पे ही हाँ, भेजेगी। तो बिल्कुल, क्योंकि एक्विजिशन है ना। तो पुलिस रिमांड पे हो वो आप इस बार और मारेंगे कि तुमने कोर्ट में ये क्यों बोला? वो तो अगेन आप एक्सकेलेट करिए उसको। अच्छा। बिल्कुल। ओके। इट मीन्स आप जब तक आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान नहीं देंगे वो एडमिसिबल नहीं, नहीं होगा। ओके। सर मैं जब आपके संग पॉडकास्ट करने जा रहा था तो मैंने कुछ केस हिस्ट्रीज निकाली और यू वोंट बिलीव मैं बहुत शॉक हो गया उन केस हिस्ट्रीज को देख के। मैं बताता हूँ आपको। इसमें से पहला जो केस है वो 1986 का माइनर रेप केस है जो राजस्थान में हुआ था। 1986 में एक माँ ने अपनी 6 साल की बेटी को सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए छोड़ा था। वो किसी काम से गई थी और जब वो वापस आई तो उसकी बेटी खून में लथपथ थी। 1987 में अक्यूज्ड को सजा मिली, लेकिन 2013 में हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया और वो रिहा इसलिए किया कि वो छोटी बच्ची कोर्ट में कुछ बोल नहीं पाई थी और वो सिर्फ रो रही थी। फिर 2025 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 39 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कन्विक्शन वापस लाया। इस एक केस के कन्विक्शन आने में 39 साल लग गए। सेकंड केस जो मैं देख रहा था, जो बहुत चौंकाने वाली बात है, सूर्यनेली विलेज रेप केस 1996 केरला, ये वहां हुआ था। इसमें 16 जनवरी 1996 से 26 फरवरी 1996 तक 40 दिन तक एक लड़की का रेप हुआ। इनिशियल अरेस्ट हुए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स और सिस्टम्स के लूप होल्स के चलते कई लोग बच निकले। केस हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, पर अब तक कंप्लीट क्लोजर नहीं मिला है। इस केस को 25 साल से ज्यादा हो गया। तीसरा केस अजमेर ब्लैकमेल एंड रेप केस 1992 का है। इसमें क्या था, ये कंप्लीट रैकेट था। ये रैकेट 1980 के एंड से 1992 तक चला। इस रैकेट में ये लोग क्या करते थे, स्कूल कॉलेज गर्ल्स का रेप, ब्लैकमेल, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब करते थे। और एक दो लड़कियों का नहीं,
इन्होंने 100 से ज्यादा लड़कियों के संग ये किया। इस पूरे स्कैंडल में कुछ रिलीजियस और सोशली पावरफुल लोग शामिल थे, जैसा मैंने इंटरनेट पे देखा, ख्वाजा शरीफ चिश्ती जो कि एक मदरसा संचालक थे, नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती और उनके कई साथी। ये सभी अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी से जुड़े हुए थे और धार्मिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली माने जाते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लड़कियों को सेक्स ट्रैफिक में भी ढकेल दिया गया था। अब इस केस की अगर हम बात करें, 1992 में एफआईआर दर्ज हुई, 18 आरोपी नामजद थे। 1998 में सेशन कोर्ट ने 8 को दोषी ठहराया, बाकियों को बरी किया। 2001 से 2003 राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ की सजाएं घटाई और 2019 से 2022 बचे हुए दोषी जमानत पे बाहर आए, कुछ की मौत हो चुकी है। 2023 तक कुछ आरोपी अब भी फाइनल अपील का इंतजार कर रहे हैं। कई आरोपियों को 14 से 20 साल तक की सजा सुनाई गई थी। कुछ उम्र कैद की मांग पर अपील में अब भी विचार लंबित है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है, ऐसा क्यों होता है कि इतने हीनियस क्राइम में भी ट्रायल इतना लंबा चलता है? ऐसे केसेस को हम लोग नेशनल इमरजेंसी की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते? बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हीनियस क्राइम हो रहा है तो अब इसके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। ये आपने जो भी केसेस दिए वो मिड 1990s के हैं, जिस टाइम पे ट्रायल भी नहीं था, ना ही एविडेंसेस थे, ना ही टेक्नोलॉजी थी। लेकिन अब मैं आपको रियलिटी बताऊं, कोर्ट्स आर आल्सो गेटिंग डिजिटाइज्ड। बहुत सारे जब से आईटी एक्ट आया हुआ है तब से ट्रायल बहुत फास्ट हो गए हैं। हीनियस क्राइम्स के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती हैं, अलग पॉस्को कोर्ट्स बनी हुई है। तो आई डोंट फाइंड कि अब मेरे हिसाब से तो सोसाइटी में ऐसे हीनियस क्राइम्स होने ही नहीं चाहिए, और अगर ऐसे होते हैं तो अब हमारी कोर्ट्स इतनी इक्विप्ड हैं कि वो फास्ट ट्रैक करके उसमें एक फास्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड कर सकती है। सर, इसी में अगर मैं आगे बात करूं, अगर हम इन एविडेंसेस या जो डिजिटली जितने भी आजकल एविडेंसेस आ गए हैं और चीजें फास्ट हो रही है, निर्भया रेप केस दुनिया जानती है। ये आई बिलीव 2012 में हुआ था और इसका जस्टिस आने में 8 साल लग गए थे। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि इंडिया इज अ कॉम्प्लिकेटेड कंट्री विथ मल्टीपल लेयर ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इन लास्ट ईयर जो हमने कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप केस देखा था, उसका उसका कन्विक्शन आ गया था और उन्होंने अब हाई कोर्ट में अपील कर दी। अब वो हाई कोर्ट में चलेगा, उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। बता रहा हूँ, देखिए, नो डाउट पब्लिक सेंटिमेंट से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम नहीं चलना चाहिए। अगेन मैं बता रहा हूँ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, राइट। हाँ, विद द स्पैन ऑफ टाइम, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, जजेस का अपॉइंटमेंट ज्यादा होना चाहिए कि पेंडेंसी कम हो। लेकिन अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं बनेंगे, लॉ नहीं इवॉल्व करेगा, और जो एक लार्जर कंट्री का एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वही नहीं डेवलप हो पाएगा। तो आप अगर कोई किसी का ये सोचना है कि नहीं फास्ट डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हर एक लेयर के ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंसेस होना भी बहुत जरूरी है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट भी है और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है। सारे ट्रायल पैरामीटर्स को जब वो फॉलो कर देता है एंड देन फिर कन्विक्शन होता है तो इवेंचुअली वो प्रॉपर न्याय कहलाता है। हाँ, मैं इस चीज पे पूरी तरीके से मानता हूँ कि हमारा प्रोसेस फास्ट और होना चाहिए और रोबस्ट होना चाहिए, और मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देता हूँ कि हम इस डायरेक्शन में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ओके सर, आपका एक पर्सनल ओपिनियन लेना चाहूंगा मैं। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और अभी रिसेंट एक केस हुआ है 2 दिन पहले, 25 जून को कोलकाता में एक रेप हुआ है। सेम लास्ट ईयर भी कोलकाता में रेप हुआ था, इस साल भी 25 जून को कोलकाता में एक रेप हुआ है। लास्ट ईयर डॉक्टर का हुआ था और 25 जून को जो रेप हुआ है वो एक लॉ स्टूडेंट का हुआ है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज उसी के कॉलेज में ये रेप हुआ है। जिसने रेप किया है वो एक पार्टी से जुड़ा हुआ, एक आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कह सकते हैं, और उसके संग उसी कॉलेज के दो लड़के और एक गार्ड भी इन्वॉल्व है। गार्ड ने क्या किया, जब उसे पता चला कि रेप हो रहा है तो वो वहां से चला गया, उसने रोका नहीं। तो हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लास्ट ईयर डॉक्टर का रेप हॉस्पिटल में,
इस ईयर लॉ स्टूडेंट का रेप, वो भी लॉ कॉलेज में, और जिसने रेप किया वो भी एक लॉयर है, वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है। तो आपका इसके ऊपर पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है? देखिए, एनी काइंड ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट अ वुमन इज द डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी। आज हम जो भी ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर जाएं, लेकिन टिल द टाइम द फीमेल्स एंड द वुमेन्स इन आवर सोसाइटीज, इन आवर स्ट्रीट्स आर नॉट सेफ, ऐसी फाइनेंशियल सक्सेस किसी भी काम की नहीं है। तभी आज के टाइम में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि विकास की गति सिर्फ नहीं होनी चाहिए, विकास दिखना भी चाहिए। तो जैसा आपने उस सेंसिटिव केस के बारे में बात किया, राइट, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो भी बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन हो वो होनी चाहिए। एंड दिस इज वेरी सैड कि किसी लॉ स्टूडेंट के साथ अगर हो रहा है, तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन प्रैक्टिसिंग लॉयर ने किया है। दिस इज वेरी सैड स्टेट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो चाहिए, फास्ट ट्रैक ट्रायल चलना चाहिए। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट हुएवर एक्यूज्ड हु हैव डन सच हीनियस क्राइम शुड बी गिवन द बेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एज पर द रूल ऑफ लॉ। तो इस केस में जो अक्यूज्ड है, क्या अगर वो कोर्ट में चाहे कि वो अपना केस खुद लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है? क्योंकि वो खुद भी एक लॉयर है। बिल्कुल। और अगर वो Right. कन्विक्शन प्रूव होता है, उसे कन्विक्शन होती है अक्यूज्ड को, तो एज पर योर एक्सपीरियंस, क्या फ्यूचर में वो एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर पाएगा या बार एसोसिएशन से? बार एसोसिएशन उनका लाइसेंस कैंसिल करती है ऐसे केसेस में। Vatsal sir, thank you so much for giving your valuable insights on these questions. I believe हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये एपिसोड, और उनकी नॉलेज में डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर पाए होंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, आई बिलीव जो भी क्राइम हो रहे हैं हमारे देश में, उसको डेफिनेटली हमें नेशनल इमरजेंसी की तरह लेना चाहिए, स्पेशली द क्राइम्स जो वुमेन के ऊपर होते हैं। क्योंकि अगर हमारे देश की नारी सुरक्षित नहीं है तो समाज सुरक्षित कभी नहीं हो सकता। और हमें ये याद रखना चाहिए, जस्टिस डिलेड इज इक्वल्स टू जस्टिस डिनाइड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।